अगला जो आपका टॉपिक है वो है व्यकलन संक्रिया। व्यकलन का मतलब क्या होता है? व्यकलन का मतलब होता है गठाना यानी बाकी करना। अब इस व्यकलन संक्रिया में भी हम जो विधि उपयोग में लेंगे उसका नाम भी है एकाधिकेन पूर्वेण। लेकिन एकाधिकेन पूर्वेण के साथ साथ मैंने आपको बताया था, जब हमने परिचय वाला वीडियो देखा था उसमें एकाधिकेन पूर्वेण के साथ व्यकलन संक्रिया में एक परम मित्र भी काम में आता है, परम मित्र अंक। परम मित्र अंक क्या होता है हम सीख चुके हैं। परम मित्र अंक ऐसी दो संख्याएं, ऐसे दो अंक जिनका योग कितना हो 10 हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 1 का परम मित्र क्या होगा 9, 2 का परम मित्र कितना होगा 8, 3 का परम मित्र 7, 4 का परम मित्र 6, 5 का परम मित्र 5। ये सभी अंक आपस में क्या कहलाते हैं? परम मित्र अंक कहलाते हैं। तो व्यकलन संक्रिया में हम परम मित्र अंक का भी उपयोग करेंगे। देखते हैं कैसे घटाते हैं, विधि सीखिए। सबसे पहले हमारा काम है इकाई की तरफ से घटाना स्टार्ट करेंगे। तो 0 में से 3 नहीं जाता है, हमें भी पता है 0 में से 3 नहीं जाता है। तो हम जनरल जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, हम पिछले अंक में से हासिल लेते हैं। लेकिन यहाँ हासिल नहीं लेंगे, हम यहाँ किसका उपयोग करेंगे? परम मित्र अंक का, क्योंकि ये कौन सी विधि है? ये है वैदिक विधि। ठीक है बच्चों, तो जब अंक घट नहीं रहा है, ऊपर वाले में से नीचे वाला अंक नहीं घट रहा है, तो आप नीचे वाले अंक का हमेशा नीचे वाले अंक का क्या देखेंगे? परम मित्र अंक देखेंगे। 3 का परम मित्र अंक क्या होता है? 3 का परम मित्र अंक होता है 7, उसको ऊपर वाले अंक में जोड़ देंगे। नीचे वाले का परम मित्र अंक ऊपर वाले अंक में जोड़ देंगे। ऐसा कब करेंगे? ऐसा तब करेंगे जब ऊपर वाले अंक में से नीचे वाला अंक घट नहीं रहा हो। तो 0 में से 3 नहीं जाता है, 3 का परम मित्र अंक होता है 7, 7 में 0 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 7। अब विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि जब जब हम परम मित्र अंक का उपयोग करेंगे, जैसे हमने इस 3 का परम मित्र अंक देखा है, उपयोग में लिया है 3 का परम मित्र अंक, तो 3 से पूर्व अंक पर, 3 से पूर्वेण पर क्या लगा देंगे? एकाधिक। 3 से पूर्व अंक कौन है? 6, तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों? एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। यही विधि है आपकी एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। अब देखिए, अब आगे क्या हो गया? ये 0 हो गया है, 0 माइनस 7। अब 0 में से 7 नहीं जा रहे हैं, 0 में से 7 नहीं जाते हैं, तो 6 पर एकाधिक लगा है, इसका मतलब क्या है? 7 है। तो 7 का परम मित्र अंक कितना होता है? 7 का परम मित्र अंक कितना होता है बच्चों? 3। अभी हमने देखा 3 का परम मित्र अंक 7 और 7 का परम मित्र अंक 3। तो 3 ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 0 3। इसका परम मित्र का उपयोग किया है तो इसके अगले अंक पे हमें एकाधिक लगाना ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखो 8 में से 2 का एकाधिक, 2 का एकाधिक कितना होता है? 3। अब ये 2 नहीं रहा है, इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, 2 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ है, इसका मतलब आप क्या मानेंगे? इसका मतलब है 3। तो 8 में से 3 चले जाएंगे। अब परम मित्र अंक क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि 8 में से 3 तो घट जाते हैं, 8 में से 3 गए तो 5 बचते हैं। परम मित्र अंक का उपयोग तभी करेंगे जब ऊपर वाली संख्या में से, यानी ऊपर वाले अंक में से नीचे वाला अंक ना घट रहा हो, यानी हमें हासिल की जरूरत पड़ रही हो। ठीक है, तो यहाँ 8 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। तो ये संक्रिया है आपकी व्यकलन संक्रिया। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में आपको वैदिक विधि से व्यकलन करना है, यानी गठाना है। तो देखते हैं व्यकलन विधि से कैसे गठाएंगे। ये सेंटीमीटर वाला हिस्सा है, ये मीटर है और ये किलोमीटर है। तो सेंटीमीटर में 2 स्तंभ होते हैं, मीटर में 3 स्तंभ होते हैं और किलोमीटर में कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। इसकी जानकारी हमने परिचय वाले सेक्शन में कर ली है। क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो तीसरा जैसे ही अंक आएगा वो मीटर में चला जाएगा। ऐसे ही 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पर 3 आएंगे। 1000 में देखो, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 3 अंक ये हैं, इसलिए ये आगे चौथा अंक जब आएगा तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 अंकों तक ये क्या रहेगा? मीटर ही रहेगा। तो हम देखते हैं, व्यकलन करते हैं। सबसे पहले आपको 5 में से 6 घटाना है, तो 5 में से 6 नहीं घटते हैं, तो क्या करेंगे? 6 का परम मित्र अंक देखेंगे। 6 का परम मित्र अंक क्या होता है? 4। 4 में
ऊपर वाला अंक जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 9, और अगले अंक पे क्या लगा देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, क्या किया फिर से देखें, 5 में से 6 नहीं जाते हैं, 6 का परम मित्र अंक 4 होता है, उसको ऊपर वाले अंक में जोड़ दिया है, नीचे आ गया 9 और अगले अंक पे पूर्व अंक पे एकाधिक का चिन्ह लगा दिया है। ऊपर 3 है और नीचे कितना है 5 है। अब 3 में से 5 भी नहीं कटते हैं तो 5 का परम मित्र अंक कितना होता है, 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है। ऊपर वाले अंक में जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8। पूर्व अंक पर क्या लगा देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ भी हमने परम मित्र का उपयोग लिया है, इसलिए इससे पूर्व अंक पे यानी यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 7 - 6, 7 - 6 कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर परम मित्र अंक की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ऊपर वाले अंक में से नीचे वाला अंक सीधा सीधा ही घट गया है। उसके बाद में देखो 6 - 7, तो 6 में से 7 नहीं जाते तो 7 का परम मित्र अंक कितना होता है, 7 का परम मित्र अंक होता है 3, उसको 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 7 से पूर्व अंक पर क्या लगा देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। अब विशेष बात देखिए कि यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह क्यों नहीं लगा है 7 के ऊपर, क्योंकि जब हमने 7 में से 6 को घटाया है तो यहाँ पर हमने परम मित्र का उपयोग नहीं लिया है, और परम मित्र का उपयोग नहीं लिया है तो हम एकाधिक का चिन्ह भी नहीं लगाएंगे। एकाधिक का चिन्ह तभी लगाना है आपको जब आप परम मित्र अंक का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए 6 में से 7 नहीं जा रहे थे तो 7 का परम मित्र अंक 3 हमने 6 में जोड़ दिया, 9 हो गया, इसलिए हमने आगे वाले अंक पे एकाधिक का चिन्ह लगा दिया है। अब 4 माइनस ये भी 4 है तो 4 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे 0। आगे देखते हैं 7 में से 8 नहीं जाते हैं तो 8 का परम मित्र अंक कितना है 2, 8 का परम मित्र अंक 2 9 में जोड़ लेंगे 7 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एकाधिक का चिन्ह, क्योंकि हमने यहाँ परम मित्र अंक उपयोग लिया है। 3 - 3 कितना बच जाएगा 0, तो ये 9 किलोमीटर 91 मीटर और 89 सेंटीमीटर ये जो है आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। क्रिया में उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 में आपको ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम में जिस प्रकार से हम तीर के निशान बनाते हैं वो समझा रखे हैं। पहला जो जोड़ा है, ये जोड़ा कैसा है बच्चों, देखिए बच्चों ये जोड़ा है ऊर्ध्व जोड़ा, इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्व जोड़ा। ऊर्ध्व एक अंकों के लिए आप सीधे तीर का निशान लगाते हैं, हम इसे ऊर्ध्व चिन्ह कहते हैं, ये ऊर्ध्व तीर है सीधा। तो इसको हल करने के लिए देखो ये कैसे हल होगा, इस 6 को और 9 को गुणा कर लेंगे, 6 नाम 54। ठीक है बच्चों, ये जो जोड़ा है ये इसे कहते हैं तिर्यक जोड़ा। कौन सा जोड़ा है ये बच्चों, तिर्यक जोड़ा। जब दो अंकों की संख्याओं का गुणन करते हैं तो जो मध्य वाला समूह है, समझ रहे हैं बच्चों, जो मध्य वाला समूह है वो इसी प्रकार का बनता है। पहला समूह इस प्रकार का बनेगा, बीच वाला समूह इस प्रकार का बनेगा, फिर दूसरा समूह, तीसरा समूह इस प्रकार का बनेगा। दो अंकों की संख्या में जब बात करेंगे तो आपको यहाँ मध्य वाले समूह के बारे में बताया गया है। तो इसको किस प्रकार हल किया जाता है हम सीख चुके हैं, परिचय वाले वीडियो में हमने देखा था कि इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 6 तिया 18 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 18 और 20 कितना हो जाएगा आपका 38। तो मध्य पद को, दो तिर्यक जोड़ों को इस प्रकार हल किया जाता है, दोनों को तिरछा गुणा कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। ये जो जोड़ा है, इस जोड़े में, इस समूह में 2 जोड़े हैं बेसिकली, एक तिर्यक, एक तो तिर्यक है प्लस एक ही क्या है ऊर्ध्व है, एक ही क्या है ऊर्ध्व जोड़ा है, एक तिर्यक प्लस एक ऊर्ध्व। देखिए 1 गुणा 7, अब इसको किस प्रकार हल किया जाता है, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3 अंकों की संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो मध्य वाला जो समूह होगा, मध्य वाला समूह जो होगा वो इस प्रकार का आएगा। तो इसको कैसे हल किया जाता है, इस 5 को 6 से गुणा कर लेंगे, 6 पंजे कितना हो गया 30, प्लस बीच वाले को सीधे तीर को सीधा ही गुणा करेंगे तो ये 4 दूना कितना हो गया 8, प्लस इस 1 को 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। 8 और 7 तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना हो गया बच्चों 15, और 15 और 30 अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखते हैं ये समूह,
ये समूह कहाँ मिलेगा? जब आप 4 अंकों की संख्याओं का गुणा करेंगे, 4 अंकों की संख्याओं का गुणा करेंगे, तो जो मध्य पद आएगा वो आपको इस प्रकार मिलेगा। देखो 4 अंक लिखे हुए हैं, तो 4 अंकों की संख्याओं में जो मध्य पद आपको मिलेगा, बीच वाला, 2 इधर छोड़ 5 समूह मिलेंगे, 4 अंकों में 5 समूह बनेंगे। पहले का सीधा, फिर दोनों का तिरछा, फिर तीनों का, अभी पीछे देखा, इन दोनों का तिरछा और इसका सीधा, फिर इसको लेंगे, फिर इधर का 3, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार 7 समूह बनेंगे। ठीक है, तो मध्य समूह को कैसे हल करेंगे? 6 एकम 6 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 2 पंजे 10, सबको जोड़ लेंगे, 16 और 10 26, 26 और 9 35, 35 और 6 41। तो ये इन संख्याओं का गुणा नहीं है, ये आपको समझा रहा है कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि में जो तीर के निशान लगाए जाते हैं उनको कैसे हल किया जाएगा। तो ये आपको एक खंड मिलेगा, बीच वाला खंड। ठीक है, कितने अंकों की संख्याओं में? 4 अंकों की संख्याओं में। अगर 5 अंकों की संख्या है तो 5 दूना 10 माइनस 1, 9 खंड बनेंगे। अब उन 9 खंडों में जो बीच वाला खंड होगा, बीच वाला समूह होगा, उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको मिलेगा कि देखिए, प्रथम का अंतिम से गुणा, फिर सेकंड वाले का सेकंड लास्ट से गुणा, और थर्ड वाले का क्या आ जाएगा? बिल्कुल सीधा। तो ये जो जब हल होगा, ये वाला जो हम समूह हल करेंगे, तो इस एक को देखो 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 प्लस इस 3 को गुणा करेंगे आप 2 से, 3 दूना 6 प्लस 4 को सीधा 20 से, सॉरी 5 से, तो 4 पंजे कितना हो गया? 20। इस 5 को करेंगे आप 6 से, तो ये हो जाएगा आपका 30, और प्लस 6 को 7 से करेंगे तो 6 7 42। अब इन सबको क्या कर लेंगे आप? जोड़ लेंगे। 30 और 20 हो गया 50, 50 और 42 हो जाएगा 92, और 92 और 6 98 और 3 101, तो ये मिलेगा आपको 101। तो ये कहाँ काम आएगा? ये ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करते समय बीच वाले समूह को काम आएगा। जैसे 5 संख्याओं की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 9 खंड आपको मिलेंगे। 9 खंड किस प्रकार मिलेंगे? देखो, पहले 3 और 6 का सीधा गुणा करेंगे, फिर इन दो संख्याओं को लेंगे, यानी 23 और 56 को लेंगे, इन दोनों का तिरछा गुणा हो जाएगा, फिर तीनों संख्याओं को लेंगे, यानी 523 और 456 का। अब 3 का किस प्रकार होगा? दोनों का तिरछा और बीच वाले का सीधा, फिर 4 अंक लेंगे, ये 4, तो इन 4 का किस प्रकार होगा? इस प्रकार। फिर 5वां अंक लेंगे तो 5 का ये दे ही रखा है, फिर इधर से 1 1 छोड़ेंगे, फिर इधर वाले 4 अंक लेंगे तो उनका इस प्रकार गुणा होगा, फिर 3 अंक लेंगे तो इस प्रकार से, फिर ये 2 अंक लेंगे छिहत्तर, इस प्रकार से, फिर 1 1 अंक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये सीधा गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है ऊर्ध्व तिर्यक में समूह स्तंभ बनाने की संरचना है। इनको हमने सीख लिया है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पर। बाद में हम देखते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में आपको गुणन संक्रिया ही दी हुई है, और गुणन संक्रिया में पूछा गया है आपसे कि 588 और 512 को अगर हम गुणा करें तो सरलता से गुणनफल देने वाले श्रेष्ठ सूत्र का चयन कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत विधियों से कर सकते हैं। कौन कौन सी विधियों से हम इस प्रश्न को गुणा कर सकते हैं? देखो, पहली विधि वैदिक गणित में है आपके पास, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा भी आप इसको गुणा कर सकते हैं। दूसरी विधि है निखिलम, चूंकि 500 उपाधार लेकर के आप इसको निखिलम से भी आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों विधियों में समय अधिक लगेगा, तो तीसरी जो श्रेष्ठ विधि है इस प्रश्न के लिए, वो विधि है आपकी एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा करना। एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से गुणा करने की शर्त हम देख चुके हैं कि इकाई या दाई, इकाई की तरफ से अंकों का योग 10 या 100 होना चाहिए और शेष अंक समान होने चाहिए। तो वो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। देखिए, 588 और 512 का ये 2 अंक 88 और 12, 88 और 12 का जो सम है, जो योग है, वो कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। और जो शेष अंक है, ये 5 और ये 5, ये समान है। तो इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए ये शर्त फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर जो हम विधि लगाएंगे वो होगी एकाधिकेन
पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण में गुणा करने के लिए क्या करते हैं, देखिए बच्चों, बड़ा ही सिंपल तरीका है। दो खंड बनाएंगे, पहले खंड में दोनों जो संख्याओं का योग जो शो हो रहा है उन दोनों को गुणा कर देंगे, और इधर वाले खंड में जो समान अंक है उसको उसके एकाधिक से गुणा कर देंगे। तो 5 छिंगे कितने हो गए, 30 हो गए। अब इसको गुणा करना है। अब इसको गुणा करने के लिए भी हम क्या करेंगे, छोटी विधि काम में ले लेंगे। अब डायरेक्ट इसको गुणा करने में समय लगेगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम काम में ले सकते हैं आपका ऊर्ध्व तिर्यक विधि, क्योंकि मौखिक ही हो जाएगी। इधर हो जाएगा 8 दूना 16, बीच में क्या आ जाएगा, देखो 8 एकम में 8 और 8 दूना 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, ये 24, और इधर आ जाएगा 8 एकम 8, तो यहाँ से ले लेंगे 6, ये हासिल 5 और ये आ जाएगा 10। तो कितना आ गया बच्चों, ये 1056, और इधर कितना है 30, तो जो उत्तर होगा आपका आ जाएगा 30, 10, 56। एज इट इज आंसर लिख देंगे। तो ये आसान था। ऊर्ध्व तिर्यक से इसको करते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, निखिलम से करते तो और भी ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि वहाँ उपाधार आता, फिर उपाधार अंक से गुणा करना पड़ता। लेकिन ये विधि, इस विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं। 842 और 858 को गुणा करना है। यही कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। 42 और 58, देखिए बच्चों 42 और 58 को जब जोड़ेंगे तो आपको ये देगा 100। तो यहाँ पर भी एकाधिक पूर्वेण लग जाएगा। यहाँ पर इधर 8 गुणा 8 का एकाधिक कितना हो गया, 9, 8 गुणा 9, और इधर आ जाएगा 42 गुणा 58। अब 42 और 58 को गुणा करने में आपको समय नहीं लगना चाहिए। आप 42 और 58 को ऊर्ध्व तिर्यक से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये 8 दूना 16 हो जाएगा, इधर 8 चौक 32 और 5 दूना 10, 32 और 10 42, और ये हो गया 4 पंजे 20, यहाँ से 6 एक हासिल के आगे इधर 43 का 3, और ये हो गया 24। तो आ जाएगा आपका 24 36। कितना आ गया, 24 36, और इधर 9 72। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये होगा। तो देखिए बच्चों, बड़ा ही आसान तरीके से आप इस ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। गुणन संक्रियाओं के प्रश्न हैं ये विधि जो है श्रेष्ठतम विधि है। इसका मतलब ये है कि उत्तर तो निखिलम से भी आ जाएगा और आपका ऊर्ध्व तिर्यक विधि से भी आ जाएगा, लेकिन हमें उत्तर निकालने के साथ साथ ही समय भी बचाना है, क्योंकि अगर हम गुणन संक्रियाओं में ज़्यादा समय लगा देंगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी कैलकुलेशन, आपका इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये गुणन संक्रिया सीखने का, वो ये है कि एक तो आपको जो कैलकुलेटिव पार्ट है, जो गुणा भाग करने वाला जो हिस्सा होता है, वो एक तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, प्लस कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों को तुरंत ही सेकंडों में हल कर सकें। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। उदाहरण नंबर 10। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में आपको दी गई है भाग संक्रिया, यानी आपको भाग करना है। और कौन सी विधि है? उदाहरण नंबर 11 में जो विधि है उसका नाम है निखिलम विधि। निखिलम विधि। देखिए बच्चों, जब भाजक, ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, जब भाजक में 5 या 5 से बड़े अंक हों, जब भाजक में 5 या 5 से बड़े अंक हों तो निखिलम विधि उपयोग में ली जाती है भाग के लिए, और 5 या 5 से छोटे अंक हैं तो फिर आपको परावर्त योजित विधि उपयोग में ली जाती है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि जो आधार हम मानते हैं वो भाजक के अनुसार माना जाता है। भाजक जितना होता है उसके आसपास 10 या 10 के गुणज, जैसे 10, 100, 1000 को आधार मान करके हम ये भाग विधि करते हैं। इसके लिए आपको एक पूरक संख्या की भी जानकारी होनी चाहिए। तो संख्या और आधार में जो अंतर होता है उसे हम पूरक संख्या कहते हैं। जिस प्रकार हमने गुणा में विचलन देखा था उसी प्रकार से यहाँ पर पूरक संख्या लिखेंगे। तो आइए सीखते हैं निखिलम विधि से भाग लगाना। सबसे पहला जो उदाहरण है वो है 311 में आपको 8 का भाग लगाना है, और आधार यहाँ पर कितना है? 10 है। चूंकि 8 जो है वो 10 के आसपास है तो आधार जो होगा 10 होगा। अब पूरक संख्या जो होगी वो किस प्रकार निकालेंगे? पूरक संख्या आ जाएगी, आधार में से संख्या को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मैं से आप एक को ट्रिक बताता हूं ताकि आपको कभी भी पूरक संख्या में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। निखिलम विधि से भाग लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है 3 खंड बनाने होंगे। इस प्रकार 3 खंड बनाने होंगे, ठीक है। ये प्रथम खंड, ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड। प्रथम खंड में आपको क्या लिखना है? प्रथम खंड में लिखना है आपको भाजक और उसकी पूरक संख्या, यानी भाजक और विचलन। मध्य खंड में क्या लिखेंगे हम? मध्य खंड में लिखेंगे हम भाज्य को, लेकिन किस प्रकार लिखेंगे? आधार में जितने शून्य हैं, आधार में जितने शून्य हैं इकाई की तरफ से उतने ही अंक तो जो है वो तीसरे खंड में लिखे जाएंगे और शेष बचे हुए अंक जो है वो मध्य खंड में लिखेंगे। तो लिखते हैं, देखिए बच्चों, सबसे पहले इस वाले खंड में जो हम लिखेंगे वो आप लिखेंगे यहाँ पर भाजक 8, ठीक है। और ये तो हो गया आपका भाजक, और ये हो गई आपकी पूरक संख्या। कितना होगा? 2। अब आपको +2 आएगा या -2 आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, ये नीचे जो है वो आप आधार लिख लें। नीचे क्या लिख लें? आधार। यहां पर आधार लिख लें। अब इनको देखो, 10 बनाने के लिए आपको 8 में 2 जोड़ना ही पड़ेगा, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस का कब आएगा? जब संख्या बड़ी होगी तो घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो आपको परावर्ती योजित हो चाहे से निखिलम हो, पूरक संख्या लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या करना है आपको? नीचे आपको क्या लिख लेना है? आधार लिख लेना है। फिर ऊपर संख्या लिख दो कि क्या जोड़ने पर ये आधार आपको मिल जाएगा। इसके बाद आधार में 1 0 है, तो 311 में इकाई का अंक जो 1 है वो तो इधर आ जाएगा और 31 जो है आपका बीच में आ जाएगा। ये तो हो गया प्रश्न को समायोजित करना, यानी किस प्रकार हम खंडों में तोड़ करके लिखेंगे। ये जो नियम है वो फिर से आप देख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे आप भाजक, भाजक के नीचे लिखेंगे पूरक संख्या। अब जो भाज्य है उसके इकाई की तरफ से जितने आधार में 0 हैं उतने अंक तीसरे खंड में और बचे हुए शेष अंक मध्य खंड में हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है? पहला जो अंक होगा वो आपको एज इट इज नीचे लिख लेना है। पहले अंक को हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे। जो भी अंक पहला अंक है उसको यूं का यूं नीचे उतार लेंगे। ये मध्य खंड जो है ये आपको भागफल देगा। मध्य खंड में जो लिखा जाएगा वो आपका क्या होगा? भागफल होगा। और अंतिम खंड में जो लिखा जाएगा वो आपका क्या होगा? शेषफल होगा। समझ गए बच्चों? अब क्या करना है आपको? इस 3 को इस पूरक संख्या से गुणा करना है। जो नीचे अंक आया पहला उसको पूरक संख्या से गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो गया? 6। 3 को 2 से गुणा किया तो उसको आप अगले ये तो 3 नीचे ऐसे कैसे आएगा? ये तीर का निशान आपको लगाना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो ये जो अगला अंक है 3 दूना 6, उस अगले अंक के नीचे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ये 6 और 1 कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ लेंगे। 6 और 1 कितना हो गया है? 7। 6 और 1 कितना हो गया है? 7 हो गया है। और 1 हो गया है 7। अब फिर से इस 7 को क्या करेंगे आप? इस पूरक संख्या से गुणा करेंगे। जैसे हमने 3 को 2 से गुणा किया 6 आया, अब 7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 14 आ जाएगा। अब आपको एक अंक के नीचे एक अंक ही लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक ही अंक बचा है, तो ये 14 जो पूरा का पूरा है हम ये मान लेंगे कि ये एक ही अंक है और ये 1 के नीचे आ गया, ठीक है बच्चों। ये 14 एक अंक की तरह है, 1 के नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये शेषफल वाला हिस्सा है, इसको जोड़ लेंगे, इसमें कोई भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1 और 14 कितना हो गया है? 15 हो गया है। ये आपका भागफल हो गया है, लेकिन इसमें विशेष बात आपको ये ध्यान देने की है कि शेषफल जो आया है हमारे भाजक से क्या आ गया है? बड़ा आ गया है। मतलब शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। और यहाँ पर शेषफल में 15 बच गया, जबकि हमने भाग 8 से ही लगाया है। तो इस 15 में जो शेषफल बचा है इसमें एक बार 8 का भाग और चला जाएगा। तो एक बार 8 का भाग चला जाएगा तो यहाँ पर तो हम एक बार भागफल 1 तो भागफल में बढ़ा देंगे, 8 एकम 8, और 15 में से 8 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि एक बार भाग हमने और दे दिया है।
तो अब शेषफल जो बचेगा इस केस में वो कितना बचेगा 7, और भागफल जो आएगा आपका कितना आएगा 38। समझ में आया बच्चों? भागफल तो कितना होगा आपका, भागफल आ गया आपका 38 और शेषफल कितना आ गया आपका, शेषफल आ गया है आपका कितना 7। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, नेक्स्ट उदाहरण है 10,025 भाग 88। तो देखिए वही मेथड होगा, 3 खंड बना लेंगे हम इस प्रकार से। ऊपर थोड़ा स्पेस ज्यादा छोड़ना है आपको। ठीक है, सबसे पहले खंड में क्या लिखेंगे, भाजक लिखेंगे। भाजक कितना है 88, आधार कितना है 100, तो 100 बनाने के लिए 88 के नीचे कितना लिखना पड़ेगा बोलो 12। तो 12 क्या होगी आपकी पूरक संख्या। अब ये आधार आप लिखें चाहे से ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, नहीं लिखें तो बेहतर रहेगा, लेकिन समझने की दृष्टि से आपको लिखना पड़ेगा कि 88 में क्या जोड़ें कि आधार बन जाए। आपको आधार बनाना है बेसिकली, निखिलम हो चाहे से परावर्त योजित हो। उसके बाद आधार में 2 जीरो हैं तो इकाई की तरफ से 2 अंक, यानी ये 2 और 5 25 तो यहाँ लिखा जाएगा, और 1 0 0 को हम लिख देंगे बीच में। भाज्य को कैसे तोड़ना है वो सीख लें। निखिलम और परावर्त योजित में एक ही विधि है। आधार में जितने जीरो होते हैं इकाई की तरफ से उतने ही अंक तीसरे खंड में लिख देते हैं, बाकी बचे शेष अंक मध्य खंड में हम लिख देते हैं। देखिए, पहला मेथड था कि पहला डिजिट एज इट इज नीचे उतार लेंगे। पहला अंक जो भी होगा मध्य खंड का उसको नीचे ऐसे कैसे हम उतार लेंगे। 1 को अब गुणा करेंगे 12 से, तो 12 एकम 12। अब आपको एक अंक के नीचे एक अंक ही लिखना है। 12 एकम 12, तो यहाँ ये तो नीचे आ गया, इसका काम तो हो गया। अब नेक्स्ट अंक के नीचे 1 लिखा जाएगा और उससे अगले अंक पे 2 लिखा जाएगा। एक अंक के 12 एकम 12, तो 12 को इस प्रकार लिखेंगे, हर हमेशा एक अंक के नीचे आप एक अंक ही लिखेंगे। फिर आप दूसरे अंक को जोड़ेंगे, तीसरे को अभी नहीं जोड़ना है, अभी सिर्फ एक एक स्टेप एक एक करके चलेंगे। अब 0 और 1 वापस कितना हो गया है 1। ठीक है, अब फिर इस 1 को, ये जो 1 आया है, अब इस 1 को फिर से आप 12 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, और इसके अगले अंक से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा अंक था तो अब तीसरे से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं सभी बच्चे? उसके बाद इस तीसरे स्तंभ को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया है 3 हो गया है। 3 को फिर 12 से गुणा करेंगे, 12 तिया कितना हो गए 36। अब अगले अंक से लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तो 36 का 3 आ जाएगा और यहाँ 36 का 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस ठीक छोड़ें ताकि लिखने में कोई समस्या ना हो। अब जब तक ये प्रोसेस दोहराएंगे जब तक अंतिम अंक के नीचे अंक ना आ जाए। अंतिम अंक यानी इकाई अंक के नीचे एक अंक आ गया है तो हम प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब ये शेषफल वाला जो भाग है इसको जोड़ लेते हैं। इधर से जोड़ेंगे हमेशा इकाई की तरफ से। 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 का कितना आया 1 हासिल की, 2 और 2 4 और 3 7, और 1 हासिल की कितनी हो गई 8। अब फिर ध्यान दें, एक बार चेक कर लें कि शेषफल जो है हमेशा भाजक से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। हमने यूक्लिड विभाजन थ्योरम में भी देखा है कि जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो होता है, इसमें r जो है हमेशा छोटा होता है किससे, b से। होता ही है, शेषफल कम ही होगा हमेशा, नहीं तो भाग एक बार और चला जाएगा। जैसे हमने 5 में, मान लो 5 में 2 का भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना बचा 1। तो शेषफल जो है वो इस भाजक से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। मान लो यहाँ 3 बचता तो एक बार भाग और चला जाता। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न हल करना है। तो ये जो है 81 इस 88 से क्या है, छोटा है, तो ये आपका शेषफल होगा, ये आपका शेषफल होगा, और 113 जो होगा आपका भागफल होगा। समझ में आया? ये विधि है निखिलम विधि द्वारा भाग लगाना, भाग संक्रिया। नेक्स्ट
अब देखिए यहाँ पर भाजक में जो अंक हैं वो 5 से क्या आ गए हैं, छोटे आ गए हैं। अभी अभी मैंने बताया भाजक में अंक 5 से बड़े होंगे तो विधि होगी निखिलम, और भाजक में अंक 5 से छोटे होंगे तो विधि होगी परावर्त योजित। तो यहाँ पर विधि जो हम उपयोग में लेने वाले हैं उसका नाम है परावर्त योजित। परावर्त योजित विधि में क्या होता है, परावर्त योजित का मतलब ही है कि पक्षांतरण करना, प्लस को माइनस में बदलना, गुणा को भाग में बदलना, इस प्रकार से। तो हम जो पूरक संख्या आएगी उसके चिन्हों को क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो जो मैंने ट्रिक बताई है आपको अभी अभी कि नीचे जोड़ना है, आपको नीचे आधार लेके आना है, तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि यहाँ प्लस का आएगा, पूरक संख्या प्लस की होगी या माइनस की होगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। विधि वैसे ही है, सेम टू सेम निखिलम की तरह 3 खंड बनाएंगे। वैसे ही पहले खंड में वही पूरक संख्या लेंगे 113। अब मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर बनाना है कितना, आधार। 100 बनाने के लिए इसमें से 13 क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन जो -13 लिखेंगे आप, उसको लिखने के 2 तरीके हैं। -13 को क्योंकि हमें एक अंक के नीचे एक अंक ही लिखना होता है, तो या तो -13 को आप -1 और -3 इस प्रकार से लिखें, ठीक है। या माइनस के चिन्ह को वैदिक गणित में हम विनकुलम के हिसाब से भी लिखते हैं, तो ऊपर बार लगा देंगे, उसका मतलब भी क्या होता है, माइनस ही होता है। तो जैसा आपको उचित लगता है उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ -1 और -3। 13 जो आया है आपका पूरक संख्या, उस दोनों अंकों के सामने मैंने माइनस लगा दिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि विधि का नाम क्या है, परावर्त योजित। ये प्लस का होता, इसका चिन्ह बदल के हमने क्या कर दिया है, माइनस का कर दिया है। अब आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ से 2 अंक इकाई की तरफ से 2 अंक तो उधर चले जाएंगे और 2 अंक इधर आ जाएंगे, ठीक है। वही विधि है, पहला अंक एज इट इज नीचे उतार लेंगे, 1 का 1 यहाँ नीचे उतर गया है। अब 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे, -1 और -3 से, तो माइनस का 13 एकम माइनस का 13, तो यहाँ पर तो आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा -3। समझ में आ गया। अब माइनस के चिन्ह की जगह विनकुलम चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विनकुलम का प्रयोग करके। अब यहाँ जुड़ने की बजाय ये माइनस का चिन्ह आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 3 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। फिर इस 2 को आप इधर वाली पूरक संख्या से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा -1 तो यह आ जाएगा -2, 2 गुणा -3 तो यह आ जाएगा -6। इकाई अंक के नीचे अंक आ गया है, तो बस भाग का काम खत्म। अब इसको हम देख लेते हैं। 8 - 6 इकाई की तरफ से जोड़ेंगे, तो 8 - 6 तो कितना आ जाएगा, 2। 5 - 3 - 2 तो माइनस के 5 और प्लस के 5 कितना हो गया, 0। तो भागफल कितना आ गया बच्चों, भागफल आ गया आपका 12। भागफल आ गया 12 और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया आपका 2। तो बड़ा आसान सी विधि है, इस विधि का नाम है परावर्त योजित। बस आपको विशेष ध्यान यहाँ देने की है कि यहाँ पर पूरक संख्या जो लिखेंगे वो प्लस की होगी या माइनस की होगी। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप तो नीचे आधार लिख लें। अब आधार बनाने के लिए उस संख्या में से आपको घटाना पड़ रहा है या जोड़ना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिक पूरक संख्या आ जाएगी, चाहे विधि निखिलम हो चाहे से परावर्त योजित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन जो है देखिए, भाजक क्या है, भाजक है 1321 और आधार कितना है 1000। देखते हैं, 3 खंड बना लिए हैं हमने। यहाँ लिख दिया 1321, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है 3 2 1 और तीनों के ऊपर क्या लगा दे, विनकुलम लगा दें, क्योंकि आधार कितना है 1000। 1321 में से 321 माइनस करेंगे तो 1000 बनेगा। तो -3 लगा दें चाहे विनकुलम लगा दें, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आधार में 3 जीरो हैं, देखिए बच्चों आधार में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो भाज्य के 3 अंक 1 6 6 ये तो चले जाएंगे तीसरे खंड में, और शेष जो बच गए 3 9
5 ये आ जाएंगे आपके मध्य खंड में। विधि वही है, पहला अंक यो का यो नीचे उतार लेंगे, 3 का 3 मैंने नीचे उतार लिया, 3 को गुणा करेंगे इनसे, तो 3 को जब -3 से गुणा करेंगे तो ये 3 तिया 9 विनकुलम, 3 दूना 6 विनकुलम और 3 एकम 3 विनकुलम। ठीक है बच्चों, ये आ गया। इसके बाद देखो अगले अंक पे चलेंगे तो 9 और ये -9, 9 के ऊपर विनकुलम लगा है मतलब ये -9 है, तो 9 - 9 कितना हो गया है 0। 9 - 9 कितना हो गया है 0। 0 को इन तीनों से गुणा करेंगे, अगले अंक के नीचे लिखेंगे तो 0 0 0। 0 के ऊपर विनकुलम लगाएं नहीं लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, यहाँ 5 और 6 माइनस के, प्लस के 5 हैं और 6 किसके हैं माइनस के हैं, तो 5 में से 6 जाएंगे तो 1 माइनस का बचेगा, तो इसको हम लिख देते हैं 1 विनकुलम या -1। ठीक है, एज इट इज। अब यहाँ जो विनकुलम आया है उसको हम लास्ट में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अब इस 1 विनकुलम को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो देखो माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का 1 गुणा माइनस का 3 तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, माइनस का 1 गुणा माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, और -1 गुणा -1 तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ पर विनकुलम आ गया इसलिए इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, माइनस माइनस गुणा में क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 1 कितना हो गया है 7, 6 और 2 कितने हो गए 8, 1 -3 और ये +3, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गए, एक दूसरे से कट गए, 3 प्लस का और 3 माइनस का, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ये भागफल आ गया और ये शेषफल आ गया। लेकिन भागफल में क्या आ गया, विनुकुलम आ गया, तो इसको चेंज करने का तरीका भी देख लीजिए। भागफल जो आया आपका 301 और 1 के ऊपर क्या लगा है, विनुकुलम लगा है। शेषफल आया आपका 187, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब इसको सरल संख्या में कैसे बदलेंगे, तो विनुकुलम संख्या को सरल संख्या में बदलने का क्या तरीका है, जिस संख्या के ऊपर विनुकुलम नहीं लगा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिख दें, जिस संख्या के ऊपर विनुकुलम लगा है उसको क्या लिख देंगे हम 0, और माइनस जो संख्या विनुकुलम है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ गए बात, 3 0 इसकी जगह क्या कर देंगे 0 और माइनस, तो 300 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 299, तो ये तो आ जाएगा आपका भागफल, और शेषफल है आपका कितना 187। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन विधि जो है बहुत ही आसान है, और जैसे जैसे हमें इसकी प्रैक्टिस होगी हम फटाफट से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पर। नेक्स्ट जो उदाहरण है आपका आता है ध्वजांक से। ध्वजांक अपने आप में एक बहुत ही अच्छी विधि है भाग देने के लिए। ये विधि जो है ऊर्ध्व तिर्यक जो गुणन संक्रिया है उसी पर आधारित होती है। इस विधि में जैसे निखिलम और परावर्त योजियत में ये सीमा है कि हम एक निश्चित आधार के आसपास वाले भाजक अगर हों तो ही उन विधियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्वजांक विधि ऐसी विधि है जिसमें हम किन्हीं भी संख्याओं का भाग दे सकते हैं। तो आइए सीखते हैं ध्वजांक विधि। सबसे पहला उदाहरण दे रखा है आपको 23,754 भाग 74 और विधि का नाम है ध्वजांक। तो सबसे पहले तो ध्वजांक विधि का जो हम क्राइटेरिया बनाते हैं, जो हम ब्लॉक बनाएंगे, वो सीखते हैं कि क्या क्या नियम होते हैं ध्वजांक विधि में को बनाने के। तो जो आपका भाजक होता है 74, इसको आप तोड़ करके लिखेंगे दो अंकों में। एक तो होता है मुख्यांक और एक होगा ध्वजांक घात के रूप में। जैसे मैंने यहाँ और यहाँ लिखा है उसी प्रकार से, जैसे 74 है तो 74 को हम लिखेंगे 7 और घात में 4। तो 7 तो जो होगा आपका मुख्यांक होगा और 4 जो कहलाएगा आपका ध्वजांक कहलाएगा। अब जो भाग संक्रिया है वो सिर्फ हम किससे देंगे, 7 से ही देंगे। 74 की बजाय हम भाग किससे देंगे, सिर्फ मुख्यांक जो होगा यानी 7 से ही देंगे। इस 4 का क्या काम है, ये 4 आएगा भाज्य को संशोधित करने में। इसके अलावा एक नियम और कि ध्वजांक में जितने अंक हैं, ध्वजांक में कितना अंक लिया हमने, एक ही अंक लिया है, तो भाज्य का उतना ही अंक इकाई की तरफ से तीसरे खंड में लिखा जाएगा और बाकी के अंक मध्य खंड में लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो भाजक कितना है, यहाँ पर भाजक है 812। तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं मुख्यांक और ध्वजांक में। आप 8 को मुख्यांक बना करके
12 को ध्वजांक बना सकते हैं, 8 को मुख्यांक बना लिया और 12 को ध्वजांक बना लिया। अगर 12 को ध्वजांक बना लिया है तो 2 अंक आ गए, तो ये जो 2 अंक हैं वो तीसरे खंड में लिखे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये भी चॉइस है, या आप इस प्रकार नहीं लिखें तो आप 81 को मुख्यांक बना लें और 2 को क्या बना लें, ध्वजांक बना लें। तो बेहतर ये होता है कि हम मुख्यांक को छोटा रखें ताकि भाग देने में क्या रहे, आसानी रहे। अच्छा, यहाँ पर जब 2 अंक आ जाएंगे, ध्वजांक में जब 2 अंक आ जाएंगे तो संशोधन जो हम करेंगे उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं कैसे भाग देते हैं ध्वजांक विधि से। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, वही 3 खंड बनाने हैं। पहले खंड में आपको लिखना है भाजक, लेकिन भाजक को इस प्रकार लिखना है, 7 इकाई अंक की तरफ से आप ध्वजांक बनाएंगे तो 2 अंक हैं तो 1 अंक ध्वजांक में होगा और 1 अंक आपका मुख्यांक कहलाएगा। इसके बाद में जितने अंक ध्वजांक में हैं, देखो ध्वजांक में 1 ही अंक है तो इस भाज्य का 1 अंक यानी ये इकाई वाला अंक जो है वो तीसरे खंड में लिखा जाएगा। शेष अंक 2, 3, 7, 5 ये मध्य खंड में लिखे जाएंगे। ये लिखने का तरीका हो गया। क्या है, फिर से देखें, भाजक को तोड़ करके लिख देंगे मुख्यांक और ध्वजांक में। ध्वजांक में जितने अंक हैं इकाई की तरफ से उतने अंक तीसरे खंड में, बाकी मध्य खंड में। बड़ा आसान है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में थोड़ा सा लिखने का काम है, संकेत आपको लिखने पड़ेंगे ताकि गलती ना हो। तो पहला जो काम आप करेंगे, इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, अभी इस पर फोकस कीजिए। पहला काम आप 7 का भाग लगाएंगे 2 में जाता नहीं है तो 2 अंकों को ले लेंगे 23। तो पहला काम हो गया हमारा 23 में हमने भाग लगाया किसका, 7 का। तो कितनी बार भाग गया, भागफल हो गया आपका 7 तिया 21 और शेष कितना बच गया, शेषफल बच गया 2। कैसे आया एक बार देख लें सीखने की दृष्टि से। 23 में हमने 7 का भाग लगाया, 7 तिया 21, शेष कितना बच गया 2। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो भागफल आया उसको तो आपको लिखना है मध्य खंड में, और जो शेषफल आया हमने भाग लगा लिया किसमें, 23 में, तो जो शेषफल है वो अगले अंक के जस्ट नीचे लिखना है। शेषफल में कितना आया आपके पास 2, तो इस 2 को 7 के जस्ट नीचे की तरफ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। 23 में तो हमने भाग लगा लिया, तो जो शेषफल आया अगले अंक के जस्ट पास में नीचे की तरफ थोड़ा सा लिख देंगे। यहाँ हम यूँ कहें कि 7 के पैरों में इस 2 को हम लिख देंगे। अब नया भाज्य, अब जो सेकंड आपका संकेत होगा उसमें हम लिखेंगे नया भाज्य। अब आपको नया भाज्य क्या मिला, नया भाग लगाने के लिए 2, 7, 27, नया भाज्य कितना हो गया 27। लेकिन भाग लगाना था 74 का, भाग हम लगा रहे हैं 7 का, तो कुछ संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन क्या होगा, इस नए भाज्य को पहली बार कोई संशोधन नहीं होता है, पहली बार तो आपको डायरेक्ट भाग लगाना है। दूसरी बार जब शेषफल आएगा और फिर नया भाज्य आएगा तो आपको संशोधन करना है। संशोधित भाज्य, तो यहाँ लिखेंगे संशोधित भाज्य। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लिख करके भी कर सकते हैं। संशोधित भाज्य कितना हो जाएगा, तो नया भाज्य है 27, इसमें से आपको कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ जो अंक आएगा उसको ध्वजांक से गुणा कर लेना है। 3 चौक 12, तो ये जो 3 गुणा 4 है यानी 12 है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। हर बार नया जो भाज्य आएगा उसको संशोधित करना ही करना पड़ेगा ध्वजांक विधि में। तो 27 माइनस कितने कर दिए 12, तो कितने बच गए 15। अब भाग लगाएंगे, तीसरा स्टेप, 15 में भाग लगाया किसका, 7 का। भागफल क्या आया बच्चों, भागफल आएगा 2, 7 दूना 14 और शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा 1। तो यहाँ पर भागफल में आ गया है 2 और शेषफल को क्या लिख देंगे, अगले अंक के जस्ट नीचे की तरफ लिख देंगे। अब नया भाज्य, चौथे स्टेप में चलें। नया भाज्य कितना हो गया बच्चों, नया भाज्य हो गया है आपका 15। नया भाज्य कितना हो गया है, 1 और 5 15। इसको संशोधन कर लेंगे तो संशोधित भाज्य क्या होगा बच्चों, संशोधित भाज्य,
संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं? ये जो नया भाज्य है 15, इसमें से माइनस कर लेंगे। किसको माइनस करेंगे? 4 दूना 8। ये जो 2 अब नया 3 को 3 से तो कर चुके हैं पहले, अब जो नया अंक आया है उसको आप ध्वजांक से गुणा कर लेंगे। तो 15 माइनस 8 कितना बच गया? 7। 7 में भाग लगाएंगे अब किसका? 7 का। कितनी बार जाएगा? एक बार। 7 में 7 का भाग एक बार जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ये तो हो गया भागफल का काम, भाग का काम खत्म। अब सिर्फ बचा है शेषफल, लेकिन शेषफल को भी एक बार क्या करना पड़ेगा? संशोधित करना पड़ेगा। तो 5वां पद जो आएगा आपका वो क्या आएगा? शेषफल कितना बच गया बच्चों? शेषफल बच गया आपके पास 0,4। शेषफल कितना बच गया? 0,4। अब संशोधन करेंगे तो ये जो नया डिजिट आया है 1, उस 1 को क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4 और 4 में इसमें से ये 4 घटा लेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 0। तो यहां लिख देंगे आप 0। ठीक है बच्चों। तो देखिए भागफल कितना आ गया है? भागफल आ गया है आपका 321 और शेषफल कितना आ गया है? 0, यानी भाग पूरा पूरा चला गया है। तो ये विधि थी ध्वजांक। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को ध्वजांक विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो स्टेप्स हैं आपको लिखने हैं ताकि कोई गलती ना हो। अब इसमें क्या होता है कि कई बार संशोधन करते समय जो भाज्य है वो ऋणात्मक आ जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर 27 में से 12 घटाया, अभी मान लो घटाते समय माइनस में आ जाए तो आपको फिर एक स्टेप क्या करना पड़ता है? पीछे जाना पड़ता है और भागफल को कम करना पड़ता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जब आएगा तो उसको भी हम सीखते हैं। अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है 21,112 भाग 812 और विधि है ध्वजांक विधि। ठीक है, तो आप जो है इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। हम दोनों प्रकार यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो आप ध्वजांक को इस प्रकार लिख सकते हैं 8 और 12। ठीक है बच्चों, 8 को मुख्यांक और 12 को हमने क्या बना दिया है? ध्वजांक बना दिया है। आप 81 और 2 भी लिख सकते हैं। 81 को मुख्यांक और 2 को ध्वजांक बना सकते हैं। आपकी चॉइस है, दोनों से ही आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंक आ गए हैं ध्वजांक में, तो इकाई की तरफ से 2 अंक, ये 1 और 2 यहाँ पर लिख देंगे और बाकी का बीच में लिख देंगे। ये तो हो गया लिखने का तरीका। फिर पहला काम जो आपका आता है, यहाँ पर हम स्टेप्स लिखते हैं। पहला स्टेप क्या आएगा बच्चों? पहला स्टेप आएगा हम 21 में, 2 में तो जाएगा नहीं भाग, 8 का भाग लगाना है तो किस में लगाएंगे? 21 में। 21 में भाग लगाएंगे 8 का, तो कितनी बार जाएगा? भागफल जो होगा आपका 8 दूना 16 और शेषफल कितना बच जाएगा? 16 से ऊपर 16 और 5 21। ठीक है, शेषफल बच गया 5, भागफल आ गया 2। भागफल को यहाँ लिखते हैं 2 और शेषफल को अगले अंक के नीचे। भाई 21 में तो हम भाग लगा चुके हैं तो अगले अंक के नीचे हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखिए नया भाज्य कितना हो गया है? सेकंड स्टेप, नया भाज्य हो गया आपका 51। कितना आ गया है? 51। इसको क्या कर देंगे? संशोधित कर देंगे, संशोधित कर देंगे। तो इस 2 को किससे गुणा करेंगे? अब 12 से गुणा नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा है जब ध्वजांक में 2 अंक होंगे तो संशोधन का तरीका बदल जाता है। किस प्रकार संशोधन करेंगे? देखो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर अभी 2 ही आया है, तो आप याद कीजिए ऊर्ध्व तिर्यक में इस 2 के ऊपर क्या है? ये 1 है, तो इन दोनों का सीधा गुणा। ये पहले चरण में क्या होगा? संशोधन होगा। मध्य चरण में क्या होगा? यहाँ पर कोई अंक आ जाएगा, जैसे मान लो कुछ भी यहाँ पर अंक आया है, तो फिर मध्य चरण में इन दोनों का तिरछा गुणा और गुणा में 10 से गुणा करके फिर उसको संशोधन करेंगे। इसको आगे देखते हैं जैसे क्वेश्चन में आता है, अभी समझाते हैं आपको। तो अभी जो संशोधन होगा वो होगा 2 और इधर वाला अंक, ये वाला 2 एकम 2, तो 51 माइनस 2 कितना बचा? 49। 49 में भाग लगाएंगे किसका? 8 का। 8 छेके 8 पंजे 40, 8 छेके 48, तो कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार भाग जाएगा। शेष कितना बचेगा? 1। शेष बच जाएगा 1। 6 बार भाग गया और शेष बच गया है 1। ठीक है बच्चों, अब शेषफल को आपको क्या करना है? संशोधित करना है। शेषफल को संशोधित करने का क्या तरीका है? शेषफल में आ गया है 112। शेषफल में क्या आ गया बच्चों? 112। इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? देखिए
भागफल ध्वजांक जो है आपका 12 है और भागफल आ गया आपका 26। तो पहला स्टेप हमने माइनस कर दिया है, 2 एकम 2, पहला संशोधन कर दिया है। अब जो दो संशोधन जो बच रहे हैं वो क्या क्या होंगे, इन दोनों का तिरछा गुणा, 2 दूना 4 और 6 एकम 6, 4 + 6। मध्य जो तिरछा गुणा होता है उसको 10 से गुणा करते हैं। एक संशोधन तो ये हो गया। दूसरा संशोधन और बच रहा है, इन दोनों का सीधा गुणा भी बच रहा है, 6 दूना 12। तो एक तो ये माइनस करना पड़ेगा और माइनस में 12 और करना पड़ेगा। क्या क्या 12, क्या क्या देखो क्या क्या घटाएंगे हम, देखिए देखिए यहाँ आ गया 112 माइनस, समझ में आ गया होगा। ये जो प्रोसेस मैंने किया है ये ऊर्ध्व तिर्यक पर बेस्ड है। तिरछा गुणा करेंगे दोनों का, 6 एकम 6, 2 दूना 4, इसका और इसका, तो ये बन जाएगा 10। इसको 10 से, हमेशा 10 से गुणा करते हैं, जो भी तिरछा गुणन आएगा उसको हमेशा 10 से गुणा करना है। तो 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100। तो ये हो गया माइनस का 100। और तीसरा भी ये 12, ये कहाँ से आया, इस 2 का और इस 6 का सीधा गुणा, 6 दूना 12। तो ये दोनों संशोधन जो है एक साथ ही हो जाएंगे शेषफल में, क्योंकि भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब 112 में से 100 घटाएं फिर 12 घटाएं तो कितना बच जाएगा, ओवरऑल 0। ठीक है, शेषफल कितना आ गया है, 0। तो ये तो आ गया आपका भागफल और यह आ गया आपका शेषफल। मध्य खंड में जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, भागफल होगा, और अंतिम खंड वाला जो पद होगा वो शेषफल कहलाएगा। तो ये ध्वजांक विधि में जब ये ध्वजांक में 2 अंक होंगे तो देखिए बच्चों इस प्रकार से संशोधन किया जाता है। पहला संशोधन इधर वाला पहला अंक और ये इसका पहला अंक, ठीक है। दूसरा संशोधन होगा वो क्या होगा, इस 12 जो ध्वजांक है और ये जो 26 आ गया है, इन दोनों का तिरछा गुणा कर लेंगे। तो 6 एकम 6 + 2 दूना 4 और गुणा 10, ये माइनस होगा दूसरे संशोधन में। और फिर तीसरा संशोधन क्या आएगा, इस 6 को इस 2 से गुणा कर लेंगे, इनका सीधा गुणा, यानी -12। अब ये दोनों संशोधन एक साथ ही क्यों करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अगर एक स्टेप और चलता तो एक बार ये संशोधन होता और फिर उससे अगले टर्म में ये संशोधन होता। ठीक है बच्चों, तो ये था जब ध्वजांक में 2 अंक हों। आप इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए मैं फटाफट से आपको बताता हूं। मेथड सेकंड, मेथड 2, इसी प्रश्न को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे 81 लिख दें और यहाँ पर 2 लिख दें। अब जो संशोधन होगा जैसा पहले किया था, सिंपल एक बार ही संशोधन होगा। यहाँ पर 81 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 अंक है तो ये 1 अंक इधर चला जाएगा, 2 1 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाग लगाना है 81 का, तो सबसे पहले 81 का भाग किस में लगाएंगे, ये थोड़ा सा 211 में 81 का भाग लगाएंगे। तो कितनी बार भाग चलाया जाएगा, 8 दूना 16, 8 या 24 ज़्यादा हो जाएगा, भागफल चला जाएगा आपका 2 बार। ये कितना हो जाएगा, 2 बार 162। ठीक है, तो 211 में से 162 माइनस कर लेंगे, 211 में से 162 गए तो 38, ये बच जाएगा 38 और 11 49। शेषफल कितना बच गया, 49। अब नया भाज्य कितना हो गया बच्चों, देखो 2 तो यहाँ लिख देंगे और 211 में तो हम भाग लगा चुके हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम 49। तो नया भाज्य कितना हो गया, 491। संशोधन कर लेंगे, इसमें से संशोधन करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करना है। अब तो सिंपल 2 दूना 4, 491 में से 2 गया तो कितना बचा, 487। कितना बचा बच्चों, 487। अब 487 में फिर से भाग लगाएंगे किसका, 81 का। 81 का भाग लगाएंगे 487 में तो कितनी बार जा रहा है, देखो लगभग ये 6 बार चला जाएगा। 6 एकम 6 और 8 6 48, 486 बार जा रहा है। 6 बार 81 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 486। तो ये 6 बार भाग चला गया 4, और शेषफल भागफल तो आ गया आपका 6, और शेष कितना बच जाएगा, 487 में से 486 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको संशोधन करेंगे, देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, तो यहाँ पर 12 माइनस 12 कितना बच गया, 0। तो वही आंसर आ गया 26 और 0। तो ये ज़्यादा आसान लगा, लेकिन इसमें भाग जो है 81 से देना पड़ा, वहाँ पर भाग हम 8 से दे रहे थे। तो दोनों तरीके के मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ध्वजांक विधि से आपको हल करना है।
अब यहाँ पर देखिए 87 है, ये जो भाजक है वो कितना है 87 है, भाजक है 87, ध्वजांक में आएगा 7। तो आप भाजक को विनकुलम में भी बदल सकते हैं, जिससे हमें कभी भी बैक जो हम भाग देते हैं उसकी नौबत नहीं आएगी। तो 87 को आप विनकुलम में बदल करके भी भाग दे सकते हैं और डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। 87 को जब मैं विनकुलम में बदलूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 10 में से घटाएंगे इसको 7 को तो 3, इसके ऊपर लग गया बार और यहाँ पर 8 का एकाधिक कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। तो या तो आप 87 की तरफ से भाग दे सकते हैं या इसको 93 लिख दें, ठीक है, विनकुलम में बदल दिया 9 और 3 विनकुलम, ये भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो हम एक बार विनकुलम से समझने का प्रयास करते हैं। ये समझ में आया 87 को विनकुलम में कैसे बदला। पहले अंक को घटाते हैं आप 10 में से, 10 में से घटाया कितना आ गया 3, जो घटाया उस पर क्या लगा दिया बार और अगले अंक पे क्या लगा देंगे एकाधिक। देखो 93 को वापस बदलेंगे सिंपल अंक में तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 विनकुलम वाले की जगह लिख देंगे 0 और माइनस जो विनकुलम है उसको घटा देंगे तो 90 माइनस 3 कितना आ जाएगा वापस 87। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 9 और 3 पर विनिकुलम, ठीक है। एक अंक यहाँ पर है तो इधर एक अंक यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 8 7 6, ठीक। एक अंक ध्वजांक में है, एक अंक तीसरे खंड में लिख दिया भाज्य का, बाकी के अंक एज इट इज यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको लिखने हैं स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा भाग लगाना। किसका भाग लगाना है आपको, 9 का भाग लगाना है। तो पहला अंक है 9, 9 में 9 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा, भागफल तो आ जाएगा 1 और शेषफल कितना होगा 0, ठीक है। भागफल 1 होगा और शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो 9 में 9 का भाग लगाया, एक बार गया, शेषफल आ गया 0, उसको 8 के आगे लिख दिया। अब नया भाज्य क्या हो गया बच्चों, नया भाज्य हो गया आपका 0,8, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, आपको संशोधित करना पड़ेगा। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं किसको, 1 गुणा 3 विनकुलम। 3 विनकुलम का मतलब है -3 और आगे भी माइनस है तो ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 8 और 3 कितने हो गए 11। अब 11 में भाग लगाएंगे वापस किसका, 9 का। तो कितनी बार भाग जाएगा, भागफल जो होगा आपका 9 एकम 9 और शेष क्या बचेगा 2, शेष बच गया है 2। भागफल को वापस यहाँ लिख देंगे, शेषफल को अगले अंक के नीचे लिख देंगे। अब देखिए आगे नया भाज्य कितना हो गया है, नंबर 3 स्टेप, नया भाज्य हो गया आपका कितना बच्चों 27। नया भाज्य कितना हो गया 27। अब 1 को 3 में गुणा करेंगे, घटाएंगे तो माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको संशोधन करेंगे तो कितना आ जाएगा +3 और हो जाएगा। कितना हो गया ये 30। 30 में भाग लगाया किसका 9 का, 9 तिया 27। तो भागफल जो होगा वो कितना आएगा आपका 3, 9 तिया 27 और शेषफल भी कितना बच जाएगा, 30 में से 27 जाएंगे तो 3, ठीक है। देखो 30 में भाग लगाया 9 का, 9 तिया 27, 3 बच गया। तो भागफल भी 3 और शेषफल भी 3, यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ पे भी लिख देंगे 3। अब देखिए नया भाज्य कितना हो गया है, नया भाज्य कितना हो गया 36। अब संशोधन करेंगे 36 माइनस 3 तिया 9, लेकिन ये 9 किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या है प्लस। तो 36 + 9 कितना हो जाएगा ये आपका 45। अब 45 में भाग लगाएंगे आप किसका 9 का, तो कितनी बार भाग चला जाएगा 5 बार भाग चला जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। 9 पंजे 45, 5 बार भाग चला गया। अब ये हो गया 0,5 माइनस, इसको संशोधन करेंगे तो 5 दिया 15, लेकिन ये 15 किसका होगा विनिकुलम माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 15 और 5 कितना आ गया 20। तो ये भागफल होगा और ये शेषफल होगा। ये प्रश्न हमने किया है ध्वजा, ये जो आपका भाजक है इसको विनकुलम में बदल लिया है। आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, उत्तर वही आएगा, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहां पर आ गया है 975। अब इस 975 से हम भाग लगाते हैं 13,579 में।
तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, या तो आप इस ध्वजांक को किस में बदल लीजिए, ये जो आपका भाजक है इसको हम विनिकुलम में बदल सकते हैं, और विनिकुलम में बिना बदले भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है 9 और यहाँ पर हमने लिख दिया है 75। आप इसको नीचे 97 और ऊपर 5 भी लिख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर जो संशोधन होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा, वो मैंने अभी टेबल बनाई थी। पहले इन अंकों का गुणनफल माइनस होगा, फिर तिरछे अंकों का गुणनफल माइनस गुणा 10 होगा, फिर इन अंकों का। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं 97 नीचे लिख देता हूं और 5 को ऊपर लिख देता हूं। यहां पर एक अंक आया है तो इधर वाला एक इकाई का अंक यहां आ जाएगा, बाकी के अंक 5, 7 बीच में आ जाएंगे। अब देखिए पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम ये करना है आपको कि आपको भाग लगाना है 13 में। 97 का भाग लगाएंगे तो 13 में जाएगा नहीं, तो 135, तीनों अंक ले लेंगे शुरू के 135। तो यहाँ पर आप संकेत लिखेंगे। पहला संकेत 135 में हम भाग लगा रहे हैं 97 का। 97 हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि 100 के आसपास है। 100 ही जब भाग लगाएंगे तो हम 100 के आसपास की संख्या है तो आसानी से भाग इसमें लग जाएगा। तो एक बार भाग जाएगा। देखो भागफल कितना होगा आपका 1, भागफल होगा 1 और शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 3, तो ये बच गए, और 35 से 35 और 3 कितना आ जाएगा 38। इस प्रकार समझ में नहीं आता है तो आप लिख करके भी कर सकते हैं। 135 में आपने भाग लगाया 97 का, 97 एकम 97 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 38 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भागफल 1 यहाँ लिख देंगे और शेषफल जो आपका बचा है 38, 135 तक तो आपने भाग दे दिया है तो इस 7 के नीचे लिख देंगे यहाँ पर 38। अब नया भाज्य क्या हो गया, स्टेप नंबर 2, नया भाज्य जो होगा आपका होगा 387 यानी 387। अब इसको क्या कर लेंगे आप, संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन या संशोधित भाज्य। तो संशोधन कैसे करेंगे, ये जो 387 है इसमें से 5 एकम 5 ध्वजांक को गुणा करके घटाते हैं। अगर ये विनकुलम में होता तो वो जुड़ जाता। ठीक है, तो 387 माइनस 1 गुणा 5, 1 गुणा 5, ये जो अंक यहाँ आया है उसको और ध्वजांक को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। यदि यहाँ 2 अंक होते, यदि यहाँ 2 अंक होते तो जो मैंने वो विशेष टिप्पणी बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको घटाना पड़ता। तो 387 में से 5 गए तो कितने बच गए आपके 382। ठीक है बच्चों, अब 382 में आपको भाग लगाना है 97 का। ठीक है, तो 382 में आप भाग लगाएंगे 97 का, तो 3 बार भाग चला जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा क्या, 7 चौक 28, 28 का 8, हासिल की 2, 9 चौक 36 और 2 38। 4 बार में तो देखो 388 बन रहा है, जबकि हमारे पास है 382, तो 4 बार भाग नहीं जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा। तो भाग लगा देंगे 3 बार। 97 को 3 से गुणा कर लें, 97 को 3 से गुणा कर लें, 7 या 21 का 1, हासिल की 2, 9 × 27 और 2 29, ये आ गया 291। कितनी बार भाग चला गया, बार। शेषफल कितना बचा बच्चों, शेषफल कितना बचेगा, 382 में से 291 हम घटा लेंगे। तो देखो 2 में से 1 गया 1 और इधर बचा 38, 38 में से 29 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 9, 91 बच जाएगा। कितना बचेगा 91, 91 को लिख देंगे आप यहाँ पर। तो ये कितना आ गया बच्चों 919। लेकिन इसको भी संशोधन करना पड़ेगा, शेषफल को भी। शेषफल को संशोधन करने के लिए 3 को गुणा करेंगे 5 से, 5 दिया 15, 3 को गुणा करेंगे 5 से, तो ये 15 इसमें से क्या हो जाएंगे माइनस। 919 में से 15 गए तो कितने बचे 904। तो 13 तो आपका क्या होगा भागफल होगा और 904 क्या होगा आपका शेषफल
कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों? आप इसको 9 और 75 लिख करके भी हल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। चलिए चलते हैं अगले उदाहरण पर। अब देखिए यहाँ पर जो आपका भाजक है उदाहरण नंबर 16 में, वो भाजक 8, 7, 9, इसमें बड़े बड़े अंक हैं। तो इन बड़े अंकों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, विनिकुलम में बदल सकते हैं, और विनिकुलम में बदल करके आप बहुत ही आसानी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर हम बिना विनिकुलम में बदले इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो विनिकुलम में चेंज करने के लिए मैंने बताया, पहले अंक को 10 में से घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1, ऊपर बार लगा दीजिए, और बाकी शेष अंकों को 9 में से घटाते हैं। तो दूसरे अंक को 9 में से घटाएंगे, 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 2, फिर बार लगा दिया, ठीक है। और तीसरे अंक को घटाना नहीं है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, 1 अधिक, तो यह आ जाएगा 9। तो यह आ जाएगा 9, 2 विनकुलम 1 विनकुलम। इसको इस प्रकार बोला जाता है, 9, 2 विनकुलम 1 विनकुलम। अब इसको वापस बदलने का क्या तरीका है, मैंने आपको अभी भी सिखाया है। 9 विनकुलम जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 0 लिख दें, और जिन अंकों पर विनकुलम है उनको क्या कर दें, घटा दें। तो देखो 900 में से जब 21 घटाएंगे तो 900 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 879 बच जाएगा। समझ में आ गया? तो आपका ये भाजक जो है विनकुलम में बदल गया है। अब वही विधि है, 3 खंड आपको बनाने हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप 9, 2 और 1 का विनकुलम। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर 9, 2 और 1 का विनकुलम। अब यहाँ पर 2 अंक हैं तो यहाँ पर 2 अंक तीसरे खंड में चले जाएंगे इकाई की तरफ से, और बाकी के अंक जो हैं वो मध्य खंड में आ जाएंगे। ये तो हो गया आपका सेटअप क्वेश्चन का। उसके बाद आपको 9 का भाग लगाना है। तो सबसे पहला जो भाग, ये इसको मैं हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, आपको दिखा दिया मैंने। तो देखिए पहला जो भाग है वो आप देंगे 21 में, 21 में भाग लगाएंगे 9 का। भागफल कितनी बार चला जाएगा, 9 दूना 18, और शेष कितना बच जाएगा, 18 के ऊपर 19, 20, 21, 3। 2 तो आपका भागफल हो गया है और 3 आपका शेषफल आ गया है। तो भागफल को आप लिख देंगे यहाँ पर, और शेषफल को लिख देंगे अगले अंक के नीचे। अब क्या करना है आपको, नया भाज्य कितना आ गया, 30। सेकंड नंबर स्टेप, नया भाज्य जो है आपका 30 आ गया है। संशोधन कर लेंगे तो संशोधित भाज्य जो होगा 30 माइनस, अब देखो यहाँ पर 2 अंक हैं तो पहला इधर से भी पहला और ये पहला, 2 गुणा 2, लेकिन माइनस का है तो यहाँ घटाते समय माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूना 4, तो ये कितना हो गया है, 34। देखो फिर से देखिए, ये 30 था, माइनस क्या घटाएंगे, 2 गुणा 2 विनकुलम, 2 गुणा 2 विनकुलम, 2 दूना 4, लेकिन विनकुलम है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया है 34। अब नया भाज्य 34 हो गया है, तो 34 में हम भाग लगा देंगे, भाग तो आपको 9 का ही लगाना है, मुख्य अंक का ही लगाना है। तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार भाग चला जाएगा। तो भागफल जो होगा आपका वो कितना होगा, 3 आ जाएगा। और शेषफल कितना आएगा बच्चों, 9 तिया 27, तो 7 बच जाएगा शेषफल। 34 में 9 का भाग लगाएंगे, 27 बार चला जाएगा, 3 बार 27, और 27 को जब घटाएंगे 34 में तो 4 और 3 7 बच जाएगा। ठीक है, तो भागफल कितना आ गया है, 3, और शेषफल को क्या लिखेंगे, अगले अंक के नीचे। अब ये पूरा का पूरा ही क्या है, शेषफल है। अब शेषफल को संशोधन करने का क्या तरीका होगा, शेषफल आ गया आपके पास 715, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इन दोनों का तिरछा गुणा। देखो वो टिप्पणी जो है वो इस प्रकार से है, आप नीचे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर है 2 और 1, इधर कर लेते हैं, यहाँ देखिए ऊपर है 2 और 1, 2 विनकुलम 1 विनकुलम, और नीचे आ गया 2 और 3। तो 2 और इस 2 का जो संशोधन था वो तो हम कर चुके हैं, 4 जोड़ लिया है हमने 23 में। अब क्या करना है आपको, अब करना है इन दोनों का तिरछा गुणा, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो माइनस हो जाएगा।
और गुणा इसमें करना है आपको 10, तो ये हो जाएगा माइनस के 80। ये संशोधन नंबर कौन सा है? सेकंड। एक तीसरा भी बचेगा इसमें, इन दोनों का सीधा गुणा, तो 3 एकम 3, लेकिन ये भी माइनस का है, ठीक है। तो 715 माइनस 80 और माइनस 3। अब देखिए ये चूंकि माइनस के हैं तो घटाते समय माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 715 प्लस 80 प्लस 3, 715 प्लस 80 करेंगे तो हो गया 795 और 3 798। तो ये आपका शेषफल होगा, ये आपका भागफल होगा। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, 889 से छोटा है, 879 से छोटा है 798। तो ये आ गया है आपका क्या? शेषफल। तो ये है ध्वजांक विधि। हमने ध्वजांक विधि को दोनों तरीके से सीख लिया है। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। फिर मैं ये टिप्पणी जो मैंने समझाई है, यहां पर था 21, 2 विनकुलम 1 विनकुलम, और भागफल में क्या आ गया? 23। तो पहला जो संशोधन होगा वो इन दोनों का सीधा गुणा, यानी 2 गुणा 2 विनकुलम। तो ये माइनस का 4 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो पहला संशोधन हमने कर लिया था यहाँ पर। अब जो दूसरा संशोधन होगा, सेकंड संशोधन, वो किस प्रकार से होगा? इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूना 6, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 8, और हमेशा बीच वाले संशोधन को किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, तो 8 × 80। तो ये आएगा माइनस का 80। ध्वजांक में घटाते हैं, घटाते समय ये माइनस और वो माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तीसरा संशोधन जो होगा आपका, ये तीसरा स्तंभ आएगा 1 × 3, 1 × 3, लेकिन 1 पे विनकुलम है तो ये माइनस का 3 आएगा, घटाते समय फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको संशोधन करने हैं। ये संशोधन कब होता है? ये संशोधन जब होता है जब ध्वजांक में कितने अंक हों? 2 अंक हों, ठीक है। ध्वजांक में अगर एक ही अंक है तो सिंपल, इसको इससे गुणा करो घटा दो, इसको इससे गुणा करो घटा दो, इसको इससे गुणा करो घटा दो। वहाँ पर इस प्रकार का कुछ लेना देना नहीं होता। ये सेटअप जो है, ये टिप्पणी जो है, सिर्फ तभी काम आएगी जब आपके ध्वजांक में 2 अंक होंगे। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। 79 79 से आपको भाग लगाना है। इसको भी आप विनकुलम में बदल सकते हैं। देखो 79 को विनकुलम में बदलेंगे तो 9 का तो कितना आ जाएगा? 1 विनकुलम, और यहाँ पर 7 का 1 अधिक कितना हो गया? 8। तो देखो बड़ा ही आसान हो गया ये तो, 8 × 1 विनकुलम, ठीक है। एक अंक यहाँ है तो 3 यहाँ आ जाएगा, 7, 4 और 5। पहला भाग लगाएंगे 8 का, पहला भाग लगाएंगे 8 का, तो 8 का भाग जा नहीं रहा है बच्चों इसमें, तो हम क्या करेंगे? 74 में लगा देंगे 8 का भाग। तो कितनी बार? 9 × 72, 9 बार चला जाएगा, और शेषफल कितना बच गया? 2 शेषफल बच जाएगा। 9 बार भाग चला गया है और 2 शेषफल बच गया है। नया भाज्य कितना हो गया है? नया भाज्य आ जाएगा आपका 25। संशोधन करेंगे इसमें से, 25 माइनस 9 एकम 9, लेकिन ये 9 एकम 9 जो है वो 9 विनकुलम हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो है माइनस का है, एक माइनस का है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34। अब 34 में भाग लगा दीजिए 8 का, 8 चौक 32, शेषफल कितना बच गया? 2। अब जब जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये आप स्टेप भी लिख सकते हैं। 8 चौक 32, 2 शेषफल, आगे कितना आ गया? 23। अब 23 में से क्या करना है आपको? माइनस करना है। अब यहाँ तो भाग लगाना ही नहीं है, ये पोर्शन किसका है? ये खंड जो है वो शेषफल वाला खंड है। अब माइनस करना है, संशोधन करना है। 4 एकम 4, लेकिन 4 माइनस 1 से गुणा होगा ऊपर तो माइनस का हो जाएगा, तो ये घटने के बजाय क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्यों? ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाएंगे। तो 23 + 4 कितना आ गया? 27। तो 94 तो आपका क्या होगा? भागफल, और 27 क्या होगा आपका? शेषफल। तो एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही फास्ट तरीके से आप ये भाग परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 81 का भाग लगाना है। संख्या है आपके पास 4, 3, 7, 5, 8, 9, 7, 2। बहुत बड़ी सी संख्या है।
अब 81 को विनकुलम में बदलना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 81 में खुद में ही एक आएगा मुख्य ध्वजांक में, तो एक तो छोटा अंक है, हमें ध्वजांक में छोटे अंक की आवश्यकता ही पड़ती है। तो देखिए फटाफट से इसका भाग लगा देते हैं। 81 को आप क्या लिखेंगे, 8 पे मुख्यांक और 1 पे ध्वजांक। एक अंक यहाँ पर है, तो ये जो 2 है इकाई की तरफ वाला वो यहाँ लिख देंगे, बाकी अंक यहाँ लिखेंगे 4, 3, 7, 5, 8, 9, 7। बहुत बड़ी सी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से भाग लगाते हैं। सबसे पहला भाग 8 का लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं आप। सबसे पहला भाग लगाएंगे 43 में। किस में लगाएंगे, 43 में। 8 का भाग थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं इसको। 8 चौक 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। कितने बच जाएंगे, 3, सॉरी कितने बच गए आपके पास, 3 बच गए। 8 पंजे 40, तो 3 बच जाएंगे। 3 को अगले अंक के नीचे लिख देंगे। नया भाज्य कितना हो गया बोलो, नया भाज्य हो गया 37। संशोधन करेंगे, 5 कम 5 माइनस करेंगे, 37 माइनस 5 कितना आ जाएगा 32। 32 में फिर से लगाएंगे 8 का भाग। 8 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 8 चौक 32, कितना बचेगा 0। कितना बचेगा बच्चों, 0। तीसरा नया भाज्य कितना हो गया आपका 0, 5। यहाँ पर आया 4, संशोधन करेंगे 4 एकम 4। 5 में से 4 घटाया कितना बच गया 1। 1 में भाग लगाएंगे फिर से किसका, 8 का। 1 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो कितनी बार गया 0 बार। शेषफल में वो का वही बच जाएगा कितना 8। भाई 1 में 8 का भाग लगाएंगे तो 0 बार जाएगा, और शेषफल में कितना बच जाएगा, सॉरी शेषफल में 1 बच जाएगा। 1 में 8 का भाग लगाना है तो शेषफल में कितना बच जाएगा आपके पास, 0 भागफल और 1 शेषफल। अगला क्या हो गया है, नया भाज्य कितना हो गया 18। 4 नंबर पे नया भाज्य हो गया 18। संशोधन करेंगे 0 गुणा 1 0, तो 18 ही रहेगा। 18 में भाग लगा देंगे किसका, 18 में भाग लगाना आपको 8 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 2 ही शेषफल बच जाएगा। 2 बार भाग चला गया, 2 ही शेषफल बच गया। नया भाज्य कितना हो गया 29। संशोधन कर लेंगे, 2 एकम 2, 29 में से 2 गए, कितने बचे बच्चों 27। 27 में भाग लगाया 8 का। 8 तिया 24, 8 तिया 24, और कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे। 3 बच जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, छठा 37 माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3, तो कितना आ गया 34। 34 में लगाया भाग किसका 8 का। कितनी बार जाएगा 4 बार। ये 4 और आ जाएगा यहाँ पे ये भागफल में, ठीक है 4, ठीक है। 8 चौक 32, कितना बच गया 2। कितना रह गया यहाँ पर 22। 22 माइनस 4 एकम 4, कितना 22 माइनस 4 कितना 22 माइनस 4। 4 ये वाला 4 जो आया है उसको संशोधन करेंगे, शेषफल को संशोधन करेंगे। 7वां स्टेप 22 माइनस 4, तो कितना बच जाएगा 18। तो देखिए बहुत बड़ी सारी संख्या थी, फटाफट से हमने भाग लगा दिया है। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो ये भागफल आ जाएगा और ये आपका शेषफल आ जाएगा। तो ये था ध्वजांक विधि। इसमें हमने 2-3 तरीके देखे हैं। ध्वजांक को साधारण तरीके से हल करना, विनकुलम में बदलना, विनकुलम में ध्वजांक में जब 2 अंक होते हैं तो उसको किस प्रकार संशोधन किया जाता है, सारे तरीके हमने सीख लिए हैं। अब चलते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 19। यहाँ सर आपका बीजगणित का हिस्सा जो है स्टार्ट हो जाता है। बीजगणित में 2 सूत्र आपको दिए गए हैं। सूत्र परावर्तयोजित और दूसरा सूत्र है आपके पास शून्यम साम्यम समुच्चय। शून्यम साम्यम समुच्चय। परावर्तयोजित के 4 अनुप्रयोग हैं और शून्यम साम्यम समुच्चय के 5 से 6 अनुप्रयोग आपको दिए गए हैं। चलते हैं उदाहरण पर। ये उदाहरण का जो टाइप है वो है आपका x प्लस a x प्लस b बराबर x प्लस c और x प्लस d। ये तीसरा अनुप्रयोग है परावर्तयोजित का। अगर इस प्रकार से 4 गुणनखंड आपको दिए गए हैं तो उनका जो हल होता है वो आएगा x बराबर, याद कैसे रखना है, c इंटू डी अचर पद माइनस इधर वाले a इंटू बी अपॉन सी डी माइनस ए बी। अब यहाँ से लिख दें a प्लस बी
पक्षांतरण के इधर योजित परावर्त का मतलब माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का सी और माइनस का डी। समझ गए बच्चों? तो ये आपका बीजीय सूत्र हो गया इस प्रकार की सर्वसमीका के लिए। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूले में मान पुट करेंगे। यहाँ पर ये है ए का मान है +1, बी का मान है +2, सी का मान है -3 और डी का मान है -4। गुणांकों को आपको चिन्ह सहित लेना है। तो c इंटू डी करेंगे तो -3 गुणा -4, 4 तिया माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो गया 12 माइनस ए बी 2 एकम 2 बटे a प्लस बी यानी 1 + 2 माइनस सी, ये फॉर्मूले में -c है और c का मान कितना है -3, तो माइनस यहाँ कितना हो जाएगा +3। फिर -d, तो माइनस तो फॉर्मूले में है और d की वैल्यू है -4, तो ये माइनस और ये माइनस फिर से कितना हो जाएगा प्लस और ये 4। तो 12 में से 2 गए तो कितने बच गए 10 बटे 1 + 2 कितना हो गया 3 और 3 6 और 4 10 बटे 10 कट गया कितनी बार, एक बार। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया है 1। ये कहाँ से आया है सूत्र, कुछ सूत्र नहीं है, बस क्या किया, इन दोनों फैक्टर को आपस में गुणा कर लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर की टर्म कट जाएगी और कुछ कॉमन लेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा। तो अगर आप ये सूत्र भूल भी जाते हैं तो आप इस प्रकार से इन दोनों को गुणा करके ये सूत्र बना सकते हैं। मैं आपको सूत्र बना करके भी समझा देता हूँ। देखिए सूत्र कैसे बना है वो देखिए, x इंटू एक्स, x गुणा x, x स्क्वायर, x गुणा b, x b, x a गुणा x, ax और a गुणा b, ab। 4 पद इधर आएंगे, ऐसे ही 4 पद इधर आएंगे, x स्क्वायर प्लस cx प्लस dx प्लस cd। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया है, देखिए a भी उधर माइनस में चला जाएगा, तो इधर क्या बचा, और ये x वाले दोनों पद इधर आ जाएंगे। तो x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, a प्लस b, उधर से c माइनस में और db माइनस में, बराबर इधर है cd और ये ab उधर पक्षांतरण में चला जाएगा ab, तो ये जो है बटे में चला जाएगा। तो x का मान कितना आ गया बोलो, cd माइनस ab बटे a प्लस b माइनस सी और माइनस डी। तो ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए हैं तो आसानी से बना भी सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला उदाहरण है आपके पास 4 बटे x + 2 प्लस 3 बटे x + 5। इसको भी आपको बीजगणितीय विधि से यानी वैदिक विधि से इसको हल करना है। तो इसका जो प्रारूप है परावर्त योजित का वो कुछ इस प्रकार का है, m बटे x + a प्लस n बटे x + b बराबर 0। ये अनुप्रयोग है, चौथा अनुप्रयोग है परावर्त योजित का। m बटे x + a देखो इसी प्रकार का कुछ दिख रहा है, n बटे x + b कुछ इसी प्रकार का दिख रहा है। तो इसको हल करने के लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी हम सीखेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम देखते हैं। फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस पूरे फॉर्मूले के आगे लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा mb प्लस mb प्लस na और बटे में आ जाएगा m प्लस n। फॉर्मूला कैसे बना है वो देख लीजिए। इसको इधर पक्षांतरण कर दिया मैंने, तो इधर क्या आ जाएगा m/x + a बराबर माइनस n/x + b। अब वज्र गुणक अगर कर दें तो ये आ जाएगा mx प्लस mb बराबर माइनस का चिन्ह आगे रहने देता हूँ, इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा nx प्लस na। अब देखिए mb उधर जाएगा माइनस में, mx ये माइनस का nx आ जाएगा इधर प्लस में nx बराबर माइनस का na और माइनस का ही ये mb उधर जाएगा माइनस का mb और माइनस माइनस का ही na। अब यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा बोलो, m प्लस n बराबर इधर माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचेगा mb प्लस
एन ए और m प्लस एन का भाग लगा दिया तो यही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो फॉर्मूला भूल भी जाएं तो आप इस प्रकार गुणा करके बना सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूले में x की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो x बराबर माइनस एम बी, ये देखो तुलना करेंगे तो ये हो गया आपका m, ये होगा आपका n, ये होगा a और ये होगा b। तो m गुणा b, 5 चौके 20, 5 गुणा 4 एम बी, एन ए 3 दुना 6 बटे m प्लस एन। m प्लस एन कितना है 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 26 बटे 7। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो आपको समीकरण दे रखा है ये है आपका शून्यम साम्यम समुच्चय का पहला अनुप्रयोग। बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है शून्यम साम्यम समुच्चय। जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है अगर समान समुच्चय हैं तो उनका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब पहला अनुप्रयोग क्या कहता है कि अगर सभी पदों में x समान हो, x कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो उसका हल जो होता है कितना होता है x बराबर 0। देखो सभी पदों में x आ रहा है, सभी पदों में x उभयनिष्ठ है तो इस समीकरण का मान कितना होगा x बराबर 0। ठीक है, बड़ा ही आसान सा अनुप्रयोग है। अगर सभी पदों में x या x का कोई गुणनखंड भी हो लेकिन वो दोनों तरफ समान होना चाहिए तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे x बराबर 0 या वो गुणनखंड बराबर 0। नेक्स्ट, ये भी उसी अनुप्रयोग पर आधारित है। यहां पर देखिए x प्लस 1 और इधर भी कितना है x प्लस 1, दोनों तरफ जो गुणनखंड है वो क्या है समान है, तो x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। कहां से, ये लिखा है हमने शून्यम साम्यम समुच्चय से, शून्यम साम्यम समुच्चय। ठीक है बच्चों, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ पर -1। समझ में आया? या तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों पक्षों में समान हो या सभी पदों में समान हो या x समान हो तो x बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहां पर देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये अनुप्रयोग 2 पर आधारित है। अनुप्रयोग 2 क्या कहता है कि जो स्वतंत्र पद होता है, स्वतंत्र पद का मतलब होता है अचर पद, यानी जिसमें x ना हो, अचर पद जो अचर संख्या है वो समान हो। यदि स्वतंत्र पद दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद क्या हो समान हो तो उस समीकरण का हल कितना होता है x बराबर 0। अगर किसी समीकरण में स्वतंत्र यानी अचर पद समान हो दोनों पक्षों में, दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी, तो उस में अचर राशि x का मान जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं अचर पद की तुलना करूं तो यहाँ पर +3 +5 और +4, 3 +5 +4 कितना हो गया 8 और 4 12। LHS में अगर बात करें, लेफ्ट हैंड साइड दाएं पक्ष में अगर बात करें, बाएं पक्ष की अगर बात करें तो अचर पद कितना आ रहा है 12। अच्छा, RHS की बात करें तो 2 गुणा 6, इधर भी कितना आ रहा है 12। तो डायरेक्टली जो आंसर होगा वो हम लिख देंगे x बराबर 0। चूंकि स्वतंत्र पद समान है इसलिए x बराबर क्या होगा 0 होगा। इसके बाद में अगले 24वें उदाहरण पर चलते हैं। यहां पर भी देखिए, आप देखेंगे कि यहां 4 पद दिए हुए हैं। इसको हम जो परावर्त योजित में x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c और x प्लस d वाला एग्जाम्पल है उससे भी हल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो स्वतंत्र पद क्या आएगा 9 एकम 9, इधर भी स्वतंत्र पद क्या आएगा 9 एकम 9, दोनों तरफ स्वतंत्र पद क्या है समान है। तो समीकरण का हल कितना होगा x बराबर 0।
दूसरा अनुप्रयोग हमें ये कहता है कि अगर दोनों तरफ अचर राशि समान है, दोनों पक्षों में अचर राशि समान है, तो उस समीकरण का हल, एक हल जो है वो x बराबर 0 होगा। तो ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 25। ये है 1/x+a और 1/x+b बराबर 0। ये अपने आप में एक तीसरा अनुप्रयोग है, 1/x+a और 1/x+b। ये कोई उदाहरण नहीं है, ये बेसिकली अनुप्रयोग को ही उदाहरण में दिया गया है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला हम बनाना सीखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऊपर वाले पद क्या हो, समान हो, ऊपर वाले पद क्या हो, समान हो, ऊपर क्या होता है, अंश, अंश वाले पद अगर समान है तो ये फॉर्मूला जो काम में आएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए, ये है 1/x+a बराबर -1/x+b। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वज्रों गुणा कर देंगे। मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा x+b और यहाँ आ जाएगा -x+a। ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाएगा x+b और यहाँ आ जाएगा -x+a। तो फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो कैसे आएगा, देखो, x+b बराबर -x और -a। ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x, ये b उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -a और -b। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, x बराबर आ गया आपका -a+b और बटे में 2, -a+b और बटे में 2। तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है। अगर अंश समान हो तो इस प्रकार का जो समीकरण होगा उसका हल क्या आएगा, x बराबर -a+b बटे 2। या इसको आप दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको इन दोनों को जोड़ करके क्या कर दें, 0 के बराबर लिख दें। इन दोनों को जोड़ लें और 0 के बराबर लिख दें, यानी x+a प्लस x+b बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर दोनों अंश समान हैं तो हरों का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इस पे आधारित अगला उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, बराबर 0 भी लगा हुआ है इसमें। अंश समान है, अंश क्या है, देखिए, समान है, दोनों m, तो हरों का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो 2x + 1 + 3x + 4 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। 2x और 3x कितना हो गया बच्चों, 5x। 1 और 4 कितना हो गया, 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, -5/5। ये कट गया, कितनी बार, -1 बार। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था x बराबर -a+b/2। ठीक है, a कितना है, 1 और b कितना है, 4। 1 + 4 5। देखते हैं, दोनों का योग जो है 0 के बराबर हो गया है। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 27। उदाहरण नंबर 27 पे चलते हैं बच्चों। ये है अनुप्रयोग 3। ये है आपका अनुप्रयोग नंबर 3। इस अनुप्रयोग में क्या है कि अंश, दोनों पक्षों के अंशों का योग, दोनों पक्षों के अंशों का योग बराबर होगा हरों का योग। अगर दोनों पक्षों के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के अंशों का योग और दोनों पक्षों के ही हरों का योग अगर समान है तो उस योग को हम 0 के बराबर रख देंगे। इस प्रकार से जो आपको आंसर मिलेगा वो अनुप्रयोग 3 के अनुसार मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, अंश और अंश, ऊपर वाले भिन्न में जो ऊपर लिखा होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को आप हर कहते हैं। तो दोनों तरफ के जो अंश हैं उनको जोड़ लेंगे, 2x + 3 और 2x + 5। तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 8। ये तो हो गया आपका अंशों का योग, अंशों का योग। इसी प्रकार जो हरों का योग होगा
वो होगा आपका 2x + 5 और 2x + 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 4x + 8। दोनों योग समान हैं तो किसी भी योग को 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से देखो 4x बराबर कितना आ जाएगा -8, तो x बराबर -8/4, तो कितना आ गया -2। तो अगर दोनों पक्षों के अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो तो उस योग को हम 0 के बराबर रख देंगे और आपका उत्तर उससे आ जाएगा। अगले उदाहरण पर चलते हैं, 28 पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 28 जो है, यहां पर देखो अंशों का योग कितना आ रहा है। अंशों का योग जो है वो है 3x + 4 + x + 1, तो ये कितना आ रहा है 3x और x 4x + 5, 4x + 5। ठीक है बच्चों, हरों का योग अगर मैं करूं तो यार है 6x + 7 + 2x + 3, तो 6 और 2 8x प्लस 7 और 3 10। अब आप यहां देखेंगे कि योग तो बराबर नहीं है, लेकिन योग बराबर, ये जो योग आया है ये बराबर भी हो सकता है और एक निश्चित अनुपात में भी हो सकता है। निश्चित अनुपात का क्या मतलब है, देखो 8x और इस 10 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 उभयनिष्ठ आगे निकाल लूं, तो 2 कॉमन लेंगे 8x में, तो 8 में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचा 4x, और 10 में से 2 बाहर निकाल दिया तो कितना बचा 5। तो देखो ये 4x + 5 और ये 4x + 5, मतलब अंश और हर का जो योग है उसका अनुपात कितना है 1:2। तो एक निश्चित अनुपात होगा तो भी योग बराबर 0 रखने से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो योग कितना आ रहा है 4x + 5 = 0, तो x बराबर 5 को पक्षांतरण किया उधर माइनस में और 4 से भाग लगा दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा -5/4। तो ये है अनुप्रयोग नंबर 3 कि अंशों का योग अगर हरों के योग के बराबर हो तो उस योग को हम 0 के बराबर रख देंगे, उससे आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। अगले अनुप्रयोग पर चलते हैं, उदाहरण नंबर 29। उदाहरण 29 में जो है आपको चौथा अनुप्रयोग काम में लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब योग हमने किया था तो अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ योग किया था। अब आपको अंतर करना है, तो अंतर एक पक्ष में ही करेंगे। एक पक्ष के अंश और हर का अंतर और दूसरे पक्ष के अंश और हर का अंतर यदि समान हो या किसी निश्चित अनुपात में हो तो उस अंतर को 0 के बराबर रखने से आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन दोनों का अंतर अगर मैं निकालूं 3x + 4, इसमें से मैं माइनस कर दूं 2x + 1, तो 3x में से 2x गया तो कितना बचा x, और 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, तो यहाँ अंतर आया x + 3। यहाँ देखिए 2x - 5, इसमें से मैं घटा दूं अगर x - 8 को, तो 2x में से x गया तो कितना आएगा बच्चों, 2x में से x गया तो x -5 और ये माइनस माइनस प्लस के 8, तो कितना बचेगा +3। दोनों तरफ जो अंतर है वो x + 3 आ रहा है। इस x + 3 को आप क्या रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे और इससे x का मान आपको मिल जाएगा -3, जो इस समीकरण का हल होगा। तो ये था अनुप्रयोग नंबर 4, जिसमें क्या करते हैं एक पक्ष के अंश और हर का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये भी अंतर पर आधारित है। देखिए इन दोनों का अंतर, अंश इस पक्ष में अंश और हर का अंतर 3x - 2, इसमें से घटाएंगे -x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2x + 6। देखिए बच्चों अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, दाएं पक्ष में 2x + 6, इधर कितना आ रहा है 3x + 4 और माइनस के 2x और माइनस का ही 1, तो इधर आ जाएगा x + 3। ये x + 3 और 2x + 6, 2x + 6 में से देखो 2 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो ये भी कितना बन जाएगा x + 3, तो अनुपात कितना हो गया 2:1। गुणनखंड समान है, देखो इधर भी x + 3 है और इधर भी x + 3 है, तो ये x + 3 को हम क्या रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे। x + 3 बराबर क्या रख देंगे 0, उससे x का मान कितना मिल जाएगा आपको -3। तो समझ में आया, क्या करते हैं अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए। किस किस का अंतर, अंश माइनस
हर, चाहे से अंश माइनस हर कर लें चाहे हर माइनस अंश कर लें, अंतर जो है वो समान होना चाहिए। अगले उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 31 जो है वो अंतिम अनुप्रयोग जो है आपका शून्यम साम्यम समुच्चय का, उस पर आधारित है। इसमें जो शर्त है वो क्या होती है कि दोनों पक्षों में दो दो खंड होने चाहिए, दोनों पक्षों में दो दो गुणनखंड होने चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि सबके अंश समान होने चाहिए। पहली शर्त क्या हुई बच्चों, दो दो गुणनखंड होने चाहिए, दो दो गुणनखंड। अब ये शर्त जो है आपको याद ही रखनी पड़ेगी। दूसरी शर्त क्या होती है कि अंश जो है वो हमेशा हर गुणनखंड में अंश समान होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या होती है, तीसरी शर्त ये होती है कि दोनों पक्षों के हरों का योग और इधर वाले पक्ष के हरों का योग भी समान होना चाहिए। यानी हरों का योग जो है समान होना चाहिए, किस किस में, LHS में और RHS में हरों का योग जो है वो समान होना चाहिए। यदि ये तीनों शर्त फुलफिल होती हैं तो फिर ये अनुप्रयोग लगता है कि जो योग समान योग जो आ रहा है हरों का, उसको डायरेक्टली 0 के बराबर रख देंगे और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, सबका अंश समान है, दो गुणनखंड इधर है, दो गुणनखंड इधर है, हरों का योग करके देखते हैं। हरों का योग कर लेते हैं, हरों का योग वाम पक्ष का x + 7 और x + 9, तो 2x + 9 और 7 कितना हो गया है, 16। इधर भी कितना आएगा बच्चों, x और x, 2x, 10 और 6 कितना हो गया है, 16। तो दोनों का योग क्या आ रहा है, समान आ रहा है, 2x + 16 और 2x + 16। तो आप इस योग को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया, -8, 2 का भाग माइनस के 16, 16 उधर चला जाएगा पक्षांतरण से, माइनस में 2 का भाग लगा देंगे तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, -8। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। सेम वही एग्जाम्पल है, देखिए चारों का अंश समान है, दो गुणनखंड इधर हैं, दो गुणनखंड इधर हैं, हरों का योग कर लेते हैं। x और x कितना हो गया है, 2x, 9 और 8 कितने हो गए, -17। यहाँ पे भी x और x कितना हो गया, 2x, और 12 और 5 -17। दोनों तरफ हरों का योग क्या आ रहा है, समान हो रहा है। किसी भी योग को किसके बराबर रख दे, 0 के बराबर। 17 उधर जाएगा प्लस में, 2x बराबर 17, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17/2। अब ये कट नहीं रहा है तो ऐसे कैसे लिख देंगे, बड़ा ही आसान तरीका था। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका आ गया है, माइनस का आ गया है। हमने जो पहले दोनों क्वेश्चन किए हैं उनमें बीच में चिन्ह किसका था, प्लस का था। तो क्या करें, इस माइनस वाले को इधर ले आए और इस माइनस वाले को उधर भेज दे तो चिन्ह हमारे प्लस के हो जाएंगे। तो समीकरण बदल के क्या आ जाएगा, 1/x + 1 प्लस ये माइनस वाला इधर जाएगा 1/x + 4 बराबर, इधर है 1/x + 2, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में 1/x + 3। अब देखो हर भी समान है, प्लस भी है और दो दो गुणनखंड भी हैं, और हरों का योग करके जब हम देखेंगे तो x + 1 और x + 4 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका x + 5, इधर x + 2 सॉरी 2x + 5, x और x 2x, 2 और 3 5, दोनों तरफ योग जो है समान है, बराबर 0 कर देंगे। 5 उधर पक्षांतरण से माइनस में जाएगा तो 2x बराबर -5 और x बराबर आ जाएगा आपका -5/2। तो ये अंतिम उदाहरण 33वां आसानी से हल हो गया है। यह है शून्यम साम्यम समुच्चय के द्वारा। शर्त यह है कि चारों के अंश समान होने चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए और हरों का योग दोनों पक्षों में समान होना चाहिए। इसके बाद जो है हम देखते हैं प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली को हल करते हैं।